है। सब्जेक्ट बीएससी, सेक्शन सी, चैप्टर नंबर 2, नाम इसका फीवर। फीवर के अंदर हमने सोर्स ऑफ हीट लॉस कर लिया, बॉडी टेम्परेचर पढ़ लिया, बॉडी टेम्परेचर के दो टाइप भी पढ़ लिए, एक उष्मा उत्पत्ति, सेकंड कौन सा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, थर्मोजेनेसिस, थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। अगली हेडिंग लगाना, फैक्टर अफेक्टिंग factor affecting body temperature। Factor affecting body temperature, हिंदी में इसकी शरीर के तापमान पर असर डालने वाले कारक, शरीर के तापमान पर असर डालने वाले कारक। शरीर के तापमान पर असर डालने वाले कारक। जिसके पास बुक खुली हो बुक बंद कर लो। जब तक बुक खुली रहेगी तब तक आपके साथ की ध्यान बुक में रहेगा, बुक बंद कर लो। ओनली नोटबुक खोल के रखोगे, इधर में मेरे बोलने में सुनने में ध्यान नहीं रहेगा, आपको देखने में ज़्यादा रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है? ऐसे कौन से कारक है जिनके कारण अपनी बॉडी का तापमान में उतार चढ़ाव आता है? उस फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर होता है अपना, वो है एज। एज की जो कंडीशन बढ़ती हुई है, एज कभी नहीं रुकती है, प्रत्येक मिनट निकल रहा है तो अपनी एज का निकल रहा है, प्रत्येक सेकंड में निकल रहा है तो अपनी एज का निकल रहा है। इस निकलती प्रोसेस को बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं इसको? एजिंग, यानी कि बढ़ती हुई उम्र। क्या बोलते हैं? बढ़ती हुई उम्र। इस बढ़ती हुई उम्र के बहुत सारे चरण हैं। इस बढ़ती हुई उम्र के बहुत सारे चरण हैं। वो चरण कौन कौन से वो देखना कि एज बढ़ रही थी। एज में जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय इस एज को किस नाम से जानते हैं? जन्म वाली अवस्था को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? यूनिट। ठीक है, इसकी एज कितनी है? 0 से 28 दिन। कितनी है? 0 से 28 दिन, यानी कि 4 वीक। वीक में मतलब कितना वीक? 4 वीक।
ठीक है। इसके बाद इन्फेंट, इसके बाद क्या जाता है इन्फेंट। इन्फेंट की होती है 28 डेज से 1 वर्ष। कहाँ तक होती है 28 डेज से 28 दिन से 1 वर्ष का बच्चा क्या कहलाता है इन्फेंट का। न्यूनेटल या न्यूबॉर्न कौन सा कहलाता है जो बच्चा जन्म 1 महीने का, ठीक है 28 दिन तक। एक दिन से 1 महीना नहीं होता है, 1 महीना 30 दिन का होता है, ये कितने दिन का कहलाएगा 28 का। इसके अलावा एज बढ़ती जा रही है, इसके अलावा बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल का कहलाएगा टोडलर। क्या कहलाएगा टोडलर। टोडलर कितने तक का 1 से लेकर 3 तक, यानी कितना गैप हो गया 2 वर्ष का। कितना गैप हो गया 2 वर्ष का टोडलर। फिर टोडलर के बाद में एज आती है प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड, अब प्री स्कूल चाइल्ड होता है वो होता है 4 से 6, कहां तक होता है 4 से 6। और जैसे 6 कंप्लीट हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष तक मानते हैं तो स्कूल चाइल्ड क्या मानते हैं, क्या मानते हैं अपन स्कूल चाइल्ड। व्यवस्था हो गई। स्कूल चाइल्ड के मध्य भाग से, स्कूल चाइल्ड के मध्य पार्ट से यानी कि 6 से 15 किया अपन स्कूल चाइल्ड। स्कूल चाइल्ड के मध्य पार्ट से यानी कि 10 से लेकर 18 वर्ष तक या 11 से लेकर 18 वर्ष तक, 18 से 19 भी मान सकते हो एडोलेसेंट एज। उसके बाद कौन सी अवस्था चल जाती है एडोलेसेंट। कौन सी, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था फीमेल में चलती है लगभग 18 साल और मेल में चलती है लगभग 19 साल। तो 18 साल में कंप्लीट हो जाती है, तो 17 साल में कंप्लीट हो जाती है लगभग फीमेल में, तो 18 में शादी कर दी जाती है। और मेल में लगभग 19-20 में कंप्लीट होती है, इसलिए 21 में शादी की जाती है, क्योंकि परिपक्व काल हो जाता है। परिपक्व, ये जो सारी एज है, इन एज के अंदर बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्कूल चाइल्ड में भी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन इस एडोलेसेंट एज के अंदर, किशोरावस्था के अंदर बॉडी के साथ साथ जेनाइटल ऑर्गनों का डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर होता है लैंगिक ऑर्गनों का डेवलपमेंट होता है। प्रजनन क्रिया आरंभ होती है। प्रजनन क्रिया का मेल में फीमेल में दोनों में अपन द्विलिंगी में आते हैं, एक लिंगी में आते हैं। अरे अपना मानव शरीर एक लिंगी है द्विलिंगी है, साइंस पढ़ी होगी किसी ने, तो 10th तक तो सभी ने पढ़ी है। तो कौन से लिंगी में आता है, अरे बोलो। एक लिंगी में कौन से में आता है, एक लिंगी में। फिर द्विलिंगी में कौन आता है, केंचुआ। ये ऐसे जीव जिनकी एक ही बॉडी में दोनों गुण होते हो, एक ही बॉडी में क्या हो दोनों गुण हो, तो वो कौन से में आएंगे द्विलिंगी में। और अपन के मानव कौन सी में आते हैं, मानव पक्षी जीव जंतु ये किस में आते हैं एक लिंगी में, क्योंकि इसमें मानव अलग है, मानव की अलग बॉडी है, मानव में फीमेल की अलग बॉडी है, मेल की अलग बॉडी, दोनों के पास अपना अपना लिंग है। दोनों के इंटरक्रॉस से दूसरे लिंग का जन्म होता है। दोनों के इंटरक्रॉस से किसका जन्म होता है, किसी अन्य बच्चे का जन्म होता है। तो अपन अलग अलग लिंगी हुए, तो अपन कौन से हैं एक लिंगी में। एक लिंगी में एक लिंग के सेक्स, कितने सेक्स है अपने, 2 मेल और फीमेल। सेक्स में क्या करते हैं अपन, मेल और फीमेल। मेल में अलग जेनेटिक ऑर्गन है, फीमेल में अलग जेनेटिक। मेल के हार्मोन भी अलग है, फीमेल के भी कुछ हार्मोन अलग है, प्रोसेस दोनों की अलग है। एक में स्पर्म का निर्माण होता है, एक में ओवम का निर्माण हुआ है। एक में स्पर्टम होता है, एक में ओवरी होती है। एक में सेमिनल वेसिकल्स होता है, एक में फैलोपियन ट्यूब होती है।
तो ये सारी प्रोसेस अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो उस प्रोसेस का परिपक्व है बॉडी के साथ साथ किशोर अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था। इसीलिए किशोर अवस्था के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। किशोर अवस्था के अंदर क्या इम्बैलेंस होते हैं? हार्मोन। इसलिए आत्महत्या करने की, घर छोड़ने की, गुस्सेल प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, ऐसी कंडीशन किशोर अवस्था में होती है। 16-17 साल की एज में होती है। मेल में तो होगी 18 से 19 साल की एज में, 17-18-19 साल की एज में। फीमेल में होती है 15 से 16 की, 16-17 की एज में। चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक रहेगा, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिक रिलैक्स में आ जाएगी। दूसरा, इस एज के अंदर बॉडी टेस्टिंग फेज में, कौन से में? टेस्टिंग में, बॉडी की रिकवर टेस्ट कर रही है वो। तो उस कंडीशन के अंदर 16-17, इस 2 साल की एज और 18 साल की, 18 साल तो बहुत कम होती है, लेकिन 16-17 ये ऐसी एज होती है, यानी कि अपनी 9th-10th की एज, 9th, 10th, 11th की एज, अधिकतर 9th, ये एज ऐसी होती है कि विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्टिव बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्टिव बढ़ाती है, यानी कि हद से ज्यादा। उसमें न तो कोई मेल का कंट्रोल होता है, न फीमेल का कंट्रोल होता है, अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि उस कंडीशन में ऐसा हार्मोन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हार्मोन के। यानी कि एक फीमेल एक मेल के प्रति अट्रैक्टिव रहती है, हद से ज्यादा अट्रैक्टिव, और एक की मेल पर्सन एक फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव, यानी सोच ही ऐसी हो जाती है। और उसमें उनकी सोच का कोई कारण नहीं होता, उसमें उनके हार्मोन क्या हो जाते हैं? टेस्टिंग में बन रहे हैं, किशोर अवस्था का लास्ट चरण चल रहा है, उस कंडीशन में हार्मोन ज्यादा एक्टिव है। दूसरी कंडीशन, उस स्थिति में अगर लड़का लड़की के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग फेज में, तो बॉडी किसी भी चीज के प्रति क्या करती है? रिएक्शन ज्यादा करती है ना, हाइपरनेस ज्यादा, हाइपर ज्यादा है, इसलिए वो एब्जॉर्ब भी क्या करेगी? ज्यादा करेगी, स्पर्म को खींचेगी भी ज्यादा। इसलिए उस कंडीशन में अधिकतर ऐसी कंडीशनें आती है, और अधिकतर भ्रूण हत्याएं होती है वो तो उसी एज में होती है, और अधिकतर भागने के केस भी होंगे ना, वो तो उसी एज में ज्यादा होंगे। उसके बाद कोई भाग के शादी करता है, उसके बाद कोई भाग के या कैसे भी लड़का लड़की लव मैरिज करता है, तो वो उनकी मर्जी से कर रहे हैं। वो या तो घर वालों का प्रेशर होता है या किसी अन्य का प्रेशर होता है, तो वो अगर सहमति नहीं हो पाती तो फिर लास्ट उनके पास एक ही होता है कि अपने को चल के शादी कर लेनी चाहिए होता है। लेकिन उस एज के अंदर ऐसी गलतियां होती है तो उसमें घर वालों का प्रेशर, घर वालों को तो बताते ही नहीं है, डर होता है। उस एज में होती तो नादानी वाली गलती कहलाती है। कौन सी कहलाती है? नादानी वाली। उस नादानपना में जो की गई गलती है तो उसको भी अपन पूर्ण रूप से अगर गवर्नमेंट के आधार पर भी देखें तो उनका पूर्ण एक उनको अपराधी नहीं माना जाता है। उनको कौन से अपराधी माने जाते हैं? बाल अपराधी। कौन से माने जाते हैं उनको? बाल अपराधी। 18 साल तक को बाल अपराधी माना जाता है। उनको बाल्य गृह में रखा जाता है, जब उनकी स्टडी चलती है उनको कैदी जैसे व्यवहार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एज ऐसी है, एज का प्रकार। ये एक एज है, ये एक बहुत सेंसिटिव एज है। अब इस किशोर अवस्था के अंदर एक चीज देखना कि किशोर अवस्था के अंदर गर्मी टेम्परेचर अपना हद से ज्यादा रहेगा। इस अवस्था के अंदर हद से ज्यादा अपनी जवानी का सबसे अपने शरीर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर ही इसी अवस्था में रहेगा। क्यों? आपने देखे होंगे अधिकतर इस अवस्था में मुंह में पिंपल निकलना, शरीर में फुंसियाँ होना, अधिक पसीना आना, ऐसे हार्मोन होते हैं। और मुंह में पिंपल्स होना सबसे ज्यादा होता है, फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। इस एज किशोर अवस्था के अंदर 11 से लेकर 16-17 साल के बीच में, तो वो इसीलिए होता है कि गर्मी ज्यादा है उस समय। इसके बाद एज चालू होती है, इसको परिपक्व काल बोलते हैं। इस एज में जो लगी हुई आदतें हैं, इस एज के अंदर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आदत लग जाती है, उसको छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ये एज एक परिपक्व है। इसको कौन सा काल बोलते हैं? परिपक्व काल। अब अपन परिपक्व काल में कोई चीज लेंगे, खा रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगी? अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी आदत बन जाएगी और वो भी परिपक्व हो जाएगी। अब बॉडी परिपक्व हो गई एक बार, तो वो भी अपनी बॉडी के साथ पक गई है। अब पकने के बाद उसको अपन नहीं छोड़ सकते क्योंकि बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया पूर्ण रूप से। किशोर अवस्था के बाद अपन कोई चीज आदत डालते हैं, उसको अपन आसानी से छोड़ सकते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ परिपक्व, वो अपना शौक है, वो अपने शौक से ले रहे हैं अपन। लेकिन इस एज में कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसके परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद वो आदीन हो जाएगा और उसके बगैर वो नहीं रह सकता है। फिर उसको वो सिर दर्द करना, हेडेक जैसी बीमारी होने लग जाएगी। तो ये ऐसी सबसे सेंसिटिव एज कहलाती है। कहने का मतलब ये कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं अपन, वो जब तक कच्चा है
तब दोस्तों कितनी बार फोड़ो, कितनी बार वापस बनाओ। मिट्टी को सूखने के बाद फिर फोड़ सकते हो, फिर पानी मिला के फिर गला सकते हो, फिर वापस उसको मटकी बना सकते हो। फिर आप बना के उसको वापस फोड़ सकते हो और फोड़ के वापस उसको पानी में गला के उसको वापस से मटकी बना सकते हो। लेकिन एक बार उसको तपा दिया गया है गर्मी में और उसको पका दिया है, उसके बाद फोड़ो और फिर वापस जोड़ सकते हो। और जोड़ नहीं सकते उस मिट्टी को, आप मशीन में पीस के भी वापस मिट्टी नहीं बना सकते, उसको वापस मिट्टी में परिवर्तित नहीं कर सकते। बारीक पीस भी लोगों ने उसको, तब भी वो पाउडर ही बनेगा, मिट्टी नहीं बनेगा। ऐसी कड़ी क्यों पक चुका है? तो पका किसके लिए? हीट मिली उसको, गर्मी मिली ज्यादा इसलिए पका है। इसी प्रकार इस एज में अपनी बॉडी को क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, तो अपनी बॉडी परिपक्व होती, क्या होती है? परिपक्व होती है। इस एज के बाद अपनी अवस्था चलती है, वो होती है एडल्ट। कौन सी है? एडल्ट। एडल्ट यानी जवान, एडल्ट यानी जवान। अब जवान व्यक्ति है, तो जवान व्यक्ति है लगभग 45 साल तक चलती है, जैसे 60 तक भी मान सकते हैं, कितने तक भी? 60 साल तक। इसके बाद प्री ओल्ड फिर आ जाती है ओल्ड। प्री ओल्ड ऐसी अवस्था है जिसके अंदर अपन काम तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ओल्ड की अवस्था नहीं होती। प्री ओल्ड तो ऐसी, ओल्ड तो ऐसी है कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस प्रकार से अपनी एज चलती है। इस प्रोसेस को यहाँ से लेकर ओल्ड तक चलने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? एजिंग। तो इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा टेम्परेचर डाउन होने का, बढ़ने का ये सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले लगा उम्र, एज। एज मिलेगा। नवजात शिशु का तापमान वातावरण के कारण परिवर्तित होता है। नवजात शिशु का तापमान वातावरण के कारण परिवर्तित होता है। नवजात शिशु के लिए गर्म कपड़े और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। तापमान का स्तर वृद्धावस्था में सबसे कम होता है। तापमान का स्तर वृद्धावस्था में सबसे कम होता है। वृद्धावस्था सबसे कम तापमान का स्तर रहेगा। कौन सी एज में ज्यादा रहेगा? एडल्ट वाली एज में। कौन सी ज्यादा रहेगा? एडल्ट और एडोसेंट में। और कौन सी में? किशोरावस्था। तो जवानी में टेम्परेचर का स्तर क्या रहेगा? अधिक रहेगा। बचपन में भी क्या रहेगा? कम रहेगा। वृद्धावस्था में क्या रहेगा? कम रहेगा। अगला लिखना व्यायाम एक्सरसाइज। सेकंड एज में ना एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज व्यायाम शरीर का तापमान शरीर का तापमान व्यायाम द्वारा बढ़ता है। शरीर का तापमान व्यायाम द्वारा बढ़ता है। व्यायाम द्वारा बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। कैसे? अरे जब किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, काम वगैरह करते हैं, अपने को पसीना होता है या बैठे बैठे को पसीना हो जाता है? सब्जी के अंदर ठंड लगती है? लगती है? किस चीज को लगती है? आप लोगों को सर्दी के अंदर ठंड नहीं लगती है? और आप लोगों का ध्यान क्या है? नहीं लगती हो, सभी को लगती है ठंड, लेकिन फिर भी लोग जो वर्कआउट करते हैं तो उनको पसीना हो जाता है सर्दी में। जिम जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इतनी ठंड के बावजूद उनको क्या हो जाता है? पसीना। तो उसका कारण क्या है कि काम करने से, एक्सरसाइज करने से क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ता है। एक्सरसाइज में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। थर्ड हेडिंग लगाना, हार्मोनल लेवल। हार्मोनल लेवल हार्मोनल लेवल को लिखना थायराइड है, थायराइड है, थायराइड है, एड्रेनल, एड्रेनल, ग्रंथियों की बढ़ती हुई सक्रियता, एड्रेनल ग्रंथियों की बढ़ती हुई सक्रियता के कारण शरीर का तापमान बढ़ता है, के कारण शरीर का तापमान बढ़ता है। जब ये हार्मोन ब्लड में जाते हैं तो यह ऑक्सीजन की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जिससे तापमान की हानि होती है, जिससे तापमान की हानि होती है। लगाना पर्यावरणीय वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तन, पर्यावरणीय एवं वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तन।
तो लिखना शरीर का तापमान कमरे के तापमान से कम होता है, इसलिए कमरे में कमरे के तापमान से शरीर का तापमान में वृद्धि होती है। इसलिए कमरे के तापमान से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। होती है नहीं होती है? तो बोलो होती है नहीं होती है? मानते नहीं मानते इस बात को? नहीं मानते? कहने का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। अपनी बॉडी के टेम्परेचर से कमरे का जो तापमान है अंदर का वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए कमरे के तापमान से यानी कि रूम टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे समझो सर्दी के अंदर बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? ज्यादा कम होता है, तो बाहर ज्यादा ठंड लगती है तो तुम सोते कहाँ है? क्यों? वहाँ गर्मी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि बाहर की अपेक्षा कमरे का तापमान क्या है? ज्यादा है। अगर बाहर का तापमान 15 है सर्दी में, तो अंदर का तापमान लगभग कितना मिलेगा? 20। इसलिए अपने को कहाँ गर्मी महसूस होती है? कहाँ पे? रूम में। गर्मी के अंदर बाहर के तापमान से अंदर का रूम टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। लगभग कितना होगा? अपनी बॉडी के बराबर होगा। लगभग कितना होगा? अपनी बॉडी के बराबर। इसलिए अपने को बाहर टेम्परेचर ज्यादा लगता है, रूम के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा हो तो भी छाया तो रहती, शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि लगभग अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है, इसलिए होता है। इसलिए सर्दी के अंदर क्या होता है? रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। जब अपन रूम के अंदर रहते हैं तो अपनी बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अत्यधिक उच्च बाहरी तापमान, अत्यधिक उच्च बाहरी तापमान, अत्यधिक उच्च बाहरी तापमान, अभी उच्च चल रहा है बाहर का तापमान, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। शरीर के ऊष्मा नियमन, शरीर के ऊष्मा नियमन शरीर के ऊष्मा नियमन को बिगाड़ देता है। जिससे शरीर का तापमान, शरीर का तापमान बढ़ जाता है या अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे सूर्याघात,
सूर्याघात। सनस्ट्रोक। तापाघात यानी हीट स्ट्रोक यानी लू। एक होता उष्मा, हीट स्ट्रोक, उष्माघात। लू चलती है, अभी चलती है गरम गरम, या कहीं ज्यादा गर्मी लग रही हो अपने को, भट्टी के पास में बैठ जाए। एक होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। एक तो गर्म हुआ आती है, उसको कहते हैं तापाघात यानी कि लू लगना। एक होता है उष्माघात यानी किसी गर्म चीज के पास बैठ जाना, उसकी गर्म रखने लगना। एक है सन स्ट्रोक यानी सूर्य की अत्यधिक गर्मी होना। ये चीजें होती है, इससे टेम्परेचर बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है। इन चीजों की वजह से अपनी बॉडी को क्या नुकसान होता है, तो वह चीज लिखना पॉइंट लगा के। एक नंबर, लू लग जाती है तो क्या हो जाता है बॉडी को, वो चीज लिखना। सबसे पहला स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव। एंजाइटी यानी बेचैनी। फास्टिंग, फास्टिंग यानी उपवास। ये चीजें भी क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। आदमी बेचैन होता है तभी टेम्परेचर बढ़ता है, तनाव में बढ़ता है, स्ट्रेस में बढ़ता है, उपवास फास्टिंग में बढ़ता है। क्लियर? तो हेडिंग लगाओ, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ vanadium, temperature of adult, एक जवान व्यक्ति का नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मली अपने ब्लड कितनी जगह, ये टेम्परेचर कितनी जगह से नापते हैं, मुंह, एक जिला और रेक्टम। कहाँ कहाँ से देखते हैं, मुंह, एक जिला और रेक्टम, मलाशय से, ओरल से और बगल से, तीन ही जगह से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मल टेम्परेचर, और नॉर्मल टेम्परेचर में बात करते हैं सबसे पहले ओरल की, मुंह की। और मुंह का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है,
रेक्टम, रेक्टम रेक्टम में क्या होगा? 38 डिग्री सेल्सियस और 99 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितने की वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई, +1 की। बात करते हैं एक गीला यानी बगल में देखना 36.4 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखिए 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी माइनस हुआ? 1। कितना डिफरेंट हुआ? 1 माइनस का। एडल्ट का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही चीज रेक्टम से लेते हैं, तापमान रेक्टम से लेंगे तो कितना आएगा नॉर्मल? 38 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी नॉर्मल ओरल के टेम्परेचर से कितना बढ़ा? 1। अरे 37 38 हो गया तो 1 बढ़ गया, 98 से 99 हो गया तो भी क्या बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसी प्रकार अगर एक जिला से लेते हैं तो एक जिला से 1 कम कर लो, 1 यानी कि 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी की कमी हुई? 1 की। ये सामान्य आंकड़े हैं। एक जिला से लेते तो 1 पॉइंट कम आता है, रेक्टम से लेते तो 1 पॉइंट ज्यादा आता है, ओरल से लेते तो 37 डिग्री ओरल का कंप्लीट आता है। ठीक है, अब टेम्परेचर किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? थर्मोमीटर। किसे लेंगे? थर्मोमीटर। रेडी में लो थर्मोमीटर। इसमें लिखो पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, थर्ड डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, फोर्थ टेम्पोनिक थर्मोमीटर, क्लिनिक को मर्क्यूरी ग्लास क्लिनिक थर्मोमीटर, मर्क्यूरी ग्लास भी बोलते हैं इसको, ऐसा बोलते हैं मर्क्यूरी ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर। बताओ तो क्लिनिकल से आप टाइम के टाइम अपन कब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है।